हेलो गाइस। तो लास्ट तक हम लोगों ने यहाँ तक देखा था कि कैसे हम लोग यानी कि जो रिजल्टेंट फोर्सेस होते हैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में, ठीक है, उसका रिजल्टेंट हमको निकालना है तो हम कैसे निकाल सकते हैं, वो हम लोगों ने देखा था। उसके बाद है कि रिजल्टेंट नंबर ऑफ फोर्सेस, ठीक है, यानी एक पार्टिकल के ऊपर अप्लाई हो रहा है, एक्टिंग हो रहा है और वो जीरो है, ठीक है, तो वो पूरा पार्टिकल होगा, वो इक्विलिब्रियम के अंदर होगा, ठीक है। यानी कि इसका जो सेट ऑफ फोर्सेस है उसका रिजल्टेंट जीरो है। जैसे कि मान लो कि 10 न्यूटन लग रहा है, फिर दूसरी जगह पे 20 लग रहा है, -30 लग रहा है, ऐसा करके प्लस माइनस करके पूरा जो इक्विलिब्रियम होगा वो हमारा जीरो होना चाहिए, ठीक है। तब जाके वो बनते हैं इक्विलिब्रियम फोर्सेस। और जो एक सेट बनता है फोर्सेस का, जैसे कि हम लोग रिजल्टेंट फोर्सेस बहुत सारे होते हैं तो उसका यानी बहुत सारे फोर्सेस उसका रिजल्टेंट निकालता है। उसी तरह ये यानी रिजल्टेंट भी एक सेट है, उसी तरह से ये वाला भी एक सेट होता है इक्विलिब्रियम का, ठीक है। उसको इक्विलिब्रियम कहता है एंड इक्वल टू द रिजल्टेंट फोर्स इन मैग्नीट्यूड। उसके जितना ही होगा, यानी कि जो जितना रिजल्टेंट फोर्स लग रहा है उतना, जैसे कि 100 न्यूटन लग रहा है तो ये भी 100 न्यूटन का होगा, बट इसका डायरेक्शन ऑपोजिट होगा रिजल्टेंट फोर्स से। ये मैंने एक इमेज आप देख रहे हो कि यहाँ पे जैसे कि ये रिजल्टेंट है, ठीक है, ये रिजल्टेंट 19 और 12, ये दो फोर्सेस है हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में, इसका रिजल्टेंट यहाँ पे है तो इसका इक्विलिब्रियम है। यानी एक क्लॉकवाइज होगा तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज होगा, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज होगा तो वो क्लॉकवाइज होगा। A number of forces acting will on a particle will be equilibrium when horizontal vertical force zero। ये बहुत ही सिंपल सा यानी कि इसमें कोई ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है कि बेसिक सी चीज है कि यार ये एक बॉडी है, उसके ऊपर समझ लो कि यहाँ पे वर्टिकल फोर्सेस लग रहा है और यहाँ पे हॉरिजॉन्टल फोर्सेस लग रहा है, ठीक है। ये मिला के यानी कि जो भी इसका मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है, वो मिला के सारा जीरो होना चाहिए। ये हॉरिजॉन्टल में जीरो होना चाहिए और ये वर्टिकल में जीरो होना चाहिए, यानी कि ये बॉडी रहेगी वो इक्विलिब्रियम के अंदर रहेगी। ओके। उसके बाद है सिस्टम ऑफ फोर्सेस। तो यानी कि ज्यादा दो और उससे भी ज्यादा फोर्सेस, ठीक है, बॉडी के ऊपर लगता है तो उसको सेट ऑफ सिस्टम ऑफ फोर्सेस बोलता है। उसके भी अलग अलग टाइप्स है, जैसे को प्लेनर, ठीक है, द फोर्सेस whose line of action lie on the same plane are known as coplanar forces। ठीक है। कोप्लेनर फोर्सेस का क्या मतलब है, आपको पता होगा कि एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स, इस तरह से तीन प्लेन बनता है, ठीक है। एक यहाँ पे आप मान लो कि यहाँ पे एक ओरिजिन पॉइंट है, ठीक है, तो यहां से इस तरह से, ठीक है, एक्स वाई एंड जेड तीन बनते हैं। तो यहाँ पे जो यानी एक्स वाई को मिला के एक प्लेन बनता है, ठीक है, वाई जेड को मिला के एक प्लेन बनता है, जेड एक्स को मिला के एक प्लेन बनता है, तो तीनों प्लेन अलग अलग है, ठीक है। तो एक ही प्लेन के अंदर जिसकी लाइन ऑफ एक्शन, ठीक है, सेम प्लेन के अंदर है, उसको बोलते हैं कोप्लेनर। कॉनकरेंट फोर्सेस, तो द फोर्सेस विच मीट एट वन पॉइंट, यानी कि एक ही पॉइंट के ऊपर सारे फोर्सेस मिल रहे हैं अपने, ठीक है। ये सारे फोर्सेस है, ये एक ही पॉइंट के ऊपर मीट कर रहा है, तो इसको बोलता है कॉन करंट फोर्सेस। कोप्लेनर कॉन करंट फोर्सेस, यानी कि फोर्स जो लग रहा है एक पॉइंट के ऊपर भी मिल रहा है और एक प्लेन के ऊपर भी मिल रहा है, तो उसको हम लोग बोलेंगे कोप्लेनर कॉन करंट फोर्सेस। देन कोप्लेनर नॉन कॉन करंट फोर्सेस, ठीक है, प्लेन के एक ही प्लेन के ऊपर फोर्सेस तो है, बट उसका जो मीटिंग पॉइंट है वो डिफरेंट है, एक पॉइंट के ऊपर नहीं मिल रहा है, अलग अलग पॉइंट के ऊपर मिल रहा है, तो उसको हम लोग बोलेंगे को प्लेनर, यानी कि एक प्लेन में है बट वो नॉन कॉन करंट है, यानी कि एक पॉइंट पे नहीं मिल रहा है। नॉन को प्लेनर एंड कॉन करंट फोर्सेस,
यानी कि द फोर्सेस विच मीट एट वन पॉइंट, यानी प्लेन है कि इसका प्लेन डिफरेंट है। ठीक है, समझ रहे हो कि इसका जो प्लेन है वो सही नहीं है, यानी कि एक्स वाई प्लेन, एक एक फोर्स एक्स वाई पे मिल रहा है, दूसरा वाई जेड पे मिल रहा है, तीसरा कोई अलग प्लेन के ऊपर मिल रहा है, यानी कि कोई प्लेन उसका है ना वो पूरा चेंज हो गया। ठीक है, बट उसका जो लाइन ऑफ एक्शन है, ठीक है, यानी लाइन ऑफ एक्शन पूरा अलग अलग है। एक ए इसमें जा रहा है, एक इसमें जा रहा है, बट उसका जो मीटिंग पॉइंट है वो एक ही जगह पे मिल रहा है, यानी एक पॉइंट के ऊपर मीट हो रहा है उसका। तो उसको हम लोग बोलेंगे नॉन कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्सेस। ठीक है, लास्ट वाला है नॉन कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट फोर्सेस। तो बेसिक चीज है कि ये एमसीक्यू के अंदर ज्यादा इसमें से क्वेश्चन आता है, तो बहुत दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ ट्रांसलेशन करना है कि भाई नॉन कोप्लेनर यानी कि एक प्लेन में नहीं है, नॉन कॉन्करेंट यानी कि एक पॉइंट पे नहीं मिल रहा है। ठीक है, उसको बोलते हैं नॉन कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट फोर्सेस। आगे चलते हैं। तो आगे है लेमिस थ्योरम। ठीक है, तो लेमिस थ्योरम बहुत ही ज्यादा न्यूमेरिकल के अंदर यूज होता है। इसका एक बेसिक आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी न्यूमेरिकल के अंदर ये चीज दी गई हो कि भाई को प्लेनर फोर्सेस है, तो फर्स्ट कंडीशन है कि एक ही प्लेन के ऊपर होना चाहिए फोर्सेस। ठीक है, एक्टिंग एट अ पॉइंट विल बी इन इक्विलिब्रियम देन फोर्स इज, ठीक है, यानी कि तीन फोर्सेस एक ही पॉइंट के ऊपर मिल रहे हैं, तो इन दोनों का जो फोर्स होगा वो प्रोपोर्शनल टू द साइन साइन ऑफ द एंगल बिटवीन द अदर टू। ठीक है, यानी कि ये जो कंडीशन थी को प्लेनर कॉन करंट फोर्सेस की, यहाँ पे हम लोगों ने देखी थी को प्लेनर कॉन करंट फोर्सेस की। ठीक है, वो कंडीशन यहाँ पे रहेगी। तो जैसे कि P है, तो P के सामने जो अल्फा एंगल बन रहा है, ठीक है, Q है तो Q के सामने, जैसे कि ये वाला फोर्स है, तो ठीक है यहाँ से ये पूरा जो एंगल यहाँ तक रहेगा। ठीक है, ये यहाँ तक से यहाँ तक का पूरा एंगल, यानी कि P है, तो Q और R के बीच का एंगल रहेगा। जैसे कि Q का फोर्स लेना है तो P और R के बीच में जो बीटा है उसको लेना है। ठीक है, R है तो गामा जो Q और P के बीच में है उसको लेना है, तो P अपॉन साइन अल्फा, Q अपॉन साइन बीटा, R अपॉन साइन गामा। ठीक है, ये लेमिस थ्योरम ये स्टेट करता है। ठीक है, और एक एक्स्ट्रा चीज है लामिस थ्योरम में जो यहाँ पे नहीं दी हुई है, मैं आपको एक एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे एक ये वाला इंटरसेक्शन पॉइंट यहाँ पे बताया हुआ है। ठीक है, जैसे कि ये वाला यहाँ से एक फोर्स जा रहा है, यहाँ पे एक फोर्स जा रहा है, और यहाँ से जा रहा है तीसरा। ठीक है, और ये ठीक है, अब मान के चलो कि यहाँ पे इसका ये इंटरसेक्शन सेक्शन पॉइंट है, तो ये पूरे फोर्सेस डाइवर्जिंग है, यानी कि तीनों की पूरे आउट ऑफ द, यानी कि ये ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं सारे फोर्सेस। ठीक है, दूसरा कंडीशन रहता है कि, यानी कि ये कंडीशन भी रहती है कि इसका लाइन ऑफ, यानी कि तीनों इस तरह से कन्वर्जिंग हो। ये डाइवर्जिंग वाला है और ये कन्वर्जिंग वाला है। तीसरा कंडीशन उसके अलावा भी एक रहेगा कि जिसके अंदर एक फोर्स, जैसे कि यहाँ पे एक फोर्स जा रहा है, ठीक है, दूसरा फोर्स यहाँ पे इस तरह से मीट हो रहा है, तीसरा फोर्स इस तरह से मीट हो रहा है, तो ये वाला जो कंडीशन है, ठीक है, दैट इज नॉट वैलिड। यानी कि ये इसके ऊपर हम लोग लामिस थ्योरम अप्लाई नहीं कर सकते। या तो फोर्सेस कन्वर्जिंग होने चाहिए या तो फिर डाइवर्जिंग होने चाहिए, तो ही हम लामिस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है मोमेंट ऑफ फोर्स, यानी कि फोर्स होती है उसकी एक मोमेंट बनती है। ठीक है, टर्निंग मोमेंट मोस्टली होती है, तो मोमेंट ऑफ फोर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यानी कि
कोई भी हमारा ऑब्जेक्ट होता है, जैसे कि कैंटिलीवर, एक कैंटिलीवर सपोर्ट है। आप मान के चलो कि कोई कैंटिलीवर बीम है, ठीक है, उसको यहाँ पे फिक्स कर दिया गया है इस तरह से, और जो फोर्स लग रहा है वो यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। और इसके बीच में कोई डिस्टेंस है, आप मान के चलो कि यहाँ पे एल डिस्टेंस है इसके बीच में। तो इसका जो फोर्स रहेगा, ठीक है, आप मान के चलो कि ये पी फोर्स है, तो इसका जो फोर्स रहेगा, तो ये रिएक्शन यहाँ पे, ये दो पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पे ए पॉइंट है, और यहाँ पे मान के चलो कि यहाँ पे बी पॉइंट है। तो ए पॉइंट के ऊपर जो रिएक्शन आता है, ए पॉइंट के ऊपर जो फोर्स आता है, वो ये वाला जो बी के ऊपर पूरा फोर्स लगा है, और ये ए और बी के बीच का जो डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस के बराबर होगा, ठीक है, मल्टीप्लाई होगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पी फोर्स लग रहा है, और ये इसके बीच में ओ डिस्टेंस है, एल डिस्टेंस है, सॉरी। तो पी इंटू एल, ठीक है। तो यहाँ पे हमको फोर्स कैलकुलेट करना है, तो मेन जो फोर्स यहाँ पे लग रहा है और इसके बीच का जो डिस्टेंस रहेगा उसके सम के बराबर होगा। इसका यूनिट है, बहुत सिंपल सी बात है कि भाई फोर्स हम लोग न्यूटन में कंसिडर करते हैं, और लेंथ को मीटर में कंसिडर करते हैं, तो न्यूटन मीटर इसका मोमेंट ऑफ फोर्स का यूनिट रहेगा, ठीक है। वेरिग्नोन्स प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट, ठीक है, उसको लॉ ऑफ मोमेंट्स भी बोलता है। तो इसका क्या मतलब है कि number of coplanar forces acting on a particle are in equilibrium, then the algebraic sum of their moments about any point is equal to the moment of their resultant force about the same point। ठीक है, तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो इसका ये मतलब है कि जैसे कि कोई मोमेंट आप ले रहे हो, ठीक है, यहाँ पे जैसे कि इस तरह से, यहाँ पे ओ पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पे ओ पॉइंट है, और ठीक है, यहाँ पे एम पॉइंट है, यहाँ पे एक एम पॉइंट है, यहाँ पे बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हैं, ठीक है, इस तरह से ये फोर्सेस है। आप कोई भी नाम, यहाँ F1 है, ये F2 है, ठीक है, ये F2 फोर्स है, F3 है, ठीक है, ये F3, ये वाला F4, ठीक है, ये सारे फोर्सेस है। अभी इसका जो रिजल्टेंट होगा, ठीक है, इसका जो एक रिजल्टेंट फोर्स है वो R है, ठीक है, ये है इसका, यानी कि F1 F2 F3 F4, ये चार, या आप उससे भी ज्यादा ले सकते हो, उसका एक रिजल्टेंट निकल रहा है वो R है, ठीक है। अभी यहाँ से O से लेके M तक का जो डिस्टेंस है, यहाँ पे मैं स्मॉल r से डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है। अभी मेरे को यहाँ O पॉइंट के ऊपर मेरे को मूवमेंट चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा कि मेरा जो मूवमेंट रहेगा ओ पॉइंट के ऊपर, यानी F1 F2 F3 F4 का सेपरेटली, तो वो रहेगा F1, ठीक है, F1 इंटू रेडियस R, ठीक है, प्लस F2 इंटू R, ठीक है, प्लस सेम फॉर F3, ठीक है, प्लस सेम फॉर F4, ठीक है। तो इस तरह से F1 इंटू आर, सारे जितने भी फोर्सेस हो गए उसका मल्टीप्लिकेशन होगा R के साथ, यानी ये रेडियस के साथ, और उसका सम ऐड होगा। तो सेम चीज हम लोग इसको, यानी कि यहाँ पे हमारा जो रिजल्टेंट है उसको हम लोग बोल सकते हैं कि भाई रिजल्टेंट होगा वो रिजल्टेंट भी, यानी कि R, यानी कि कैपिटल R इंटू R, ठीक है,
ये रहेगा सेम। ठीक है, यानी कि जो रिजल्टेंट का मोमेंट है इसके ऊपर, रिजल्टेंट का जो मोमेंट बन रहा है, ठीक है, इज इक्वल टू जो भी अलग अलग यानी कि मोमेंट्स बन रही थी उसके सम के बराबर होगा। तो ये था वेरिग्नॉन्स प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स, इसको लॉ ऑफ मोमेंट्स भी बोलते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। उसके बाद है पैरेलल फोर्सेस। तो फोर्सेस व्हिच line of actions are parallel to each other are said to be parallel forces. ठीक है, parallel forces in the same direction then is known like parallel force, और नहीं है तो उसको unlike बोलता है। ठीक है, तो बहुत बेसिक सा चीज है कि भाई आपको पता ही है कि भाई पैरेलल फोर्सेस यानी पैरेलल किसे बोलता है, यानी कि ये फोर्स और ये फोर्स एक दूसरे के पैरेलल है। ठीक है, अभी ये फोर्स और ये फोर्स एक दूसरे के पैरेलल नहीं है, इसको लाइक बोलेंगे, इसको अनलाइक बोलेंगे। कपल, तो कपल का क्या मतलब है कि भाई व्हेन equal and opposite forces whose line of actions are different form a couple as shown। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये दो पॉइंट्स है, उसके बीच में एक्स डिस्टेंस है, ऊपर से जो फोर्स लग रहा है और नीचे जो फोर्स लग रहा है सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन, इन दोनों के बीच में एक्स डिस्टेंस है। ठीक है, उसको मैग्नीट्यूड ऑफ कपल इज द प्रोडक्ट ऑफ वन ऑफ द फोर्सेस एंड आर्म ऑफ द कपल, एक्स है। ठीक है, इसको आर्म बोलेंगे, यानी कि जो डिस्टेंस रहता है दूसरे के बीच में। ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ वन फोर्स एंड द आर्म ऑफ द कपल मैथमेटिकली, तो यानी कि ये P इंटू एक्स, तो इसको मोमेंट बोलेंगे। ठीक है, ये पॉइंट के ऊपर मेरे को मोमेंट लेनी है तो मैं यहाँ से P इंटू एक्स होगा। ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। ठीक है, तो ये दोनों अभी ये हिसाब से इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, बिकॉज ये दोनों की मूवमेंट एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रही है। ठीक है, उसके बाद जो अपना टॉपिक है वो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का क्या मतलब है कि द पॉइंट थ्रू विच द होल मास ऑफ द बॉडी एक्ट्स irrespective of position of body known as center of gravity। ठीक है, यानी कि जो बॉडी रहता है उसका जो मास का जो सेंटर पॉइंट यानी कि सेंटर रहता है जहां से वो उसका कॉन्सेंट्रेशन सबसे ज्यादा रहता है। ठीक है, उसको सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोलता है। बहुत सारी फिगर्स है, बहुत सारी एंटिटीज रहती है, अनइवन शेप की भी एंटिटीज रहती है। ठीक है, अभी इसमें बताया गया है कि भाई एंगल, ट्रायंगल, सर्कल ये बताया है, उसके अंदर मास अब कंसिडर नहीं कर रहे हैं, अभी सिर्फ हम एरिया कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, तो सेंटर ऑफ एरिया ऑफ सच फिगर नोन एज सेंट्रोइड और सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द एरिया ऑफ द बॉडी। ठीक है, यानी कि एरिया, जिस जो एरिया है, एरिया का जो सेंटर रहेगा उसको हम लोग बोलेंगे सेंट्रोइड और सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, हर एक बॉडी का सिर्फ एक रहता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे बताया गया है कि भाई ये जो भी, जैसे कि ये रेक्टेंगल रहेगा तो उसका यहाँ से b/2 यानी कि ये जो वर्टिकल लाइन है उसका सेंटर रहेगा, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसका सेंटर रहेगा। ये दोनों यानी कि दोनों डायगोनल जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं वहां पे इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी आ जाता है। ट्रायंगल का भी सेम चीज रहेगा कि डायगोनल इंटरसेक्ट करता है वहां पे आ जाएगा। ठीक है, और ये हाफ सर्कल रहता है, उसका रहता है 4r/3 पाई। ठीक है, तो यहाँ पे इन लोगों ने बताया कि रेक्टेंगल का हम लोगों ने देखा, ट्रायंगल में भी मैंने जिस तरह से बताया वहां पे इसको बोलते हैं थ्री मीडियंस। ठीक है, यहाँ से ये लाइन जा रही है, यहाँ से ये लाइन जा रही है, यहाँ से तीसरी लाइन जा रही है, तो थ्री मीडियंस का जो सेंटर पॉइंट रहता है उसको यहाँ पे इंटरसेक्ट करता है, उसको सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोलते हैं।